क्लास 10th मैथमेटिक्स के वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है यदि त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में साइन B बराबर साइन Q हो तब सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q। तो ये बेसिकली आपका क्वेश्चन है। ओके, तो इसे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि कोण B बराबर कोण Q है। और ये हमें कब सिद्ध करना है, ये हमें तब सिद्ध करना है जब हमें दिया हुआ है साइन B बराबर साइन Q। मतलब ये हमें दिया हुआ है इतना और इससे हमें ये प्रूफ करना है। ओके, और साइन B बराबर साइन Q कहाँ पर है, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में है। हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें सबसे पहले त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR बनाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं। हाँ, अब ये क्या मान लेते हैं, ये क्या है आपका त्रिभुज ABC है। हाँ, ये आपका त्रिभुज ABC है। अभी मैं नामकरण नहीं कर रहा हूँ इसका, बस एक त्रिभुज बना लियो। और ये वाला एक और त्रिभुज है, जो कि त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, बेसिकली आपका त्रिभुज PQR है। हाँ, ये वाला त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, आपका त्रिभुज PQR। और ये वाला त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, आपका त्रिभुज ABC। हाँ, अब बात आती बेसिकली नाम देने की। हाँ, अब यदि आप नाम देना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से नाम दीजिए कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक गलत ना हो। हाँ, जैसे कि क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, बेसिकली साइन B बराबर साइन Q बोल रखा है, इतना बोल रखा है साइन B बराबर साइन Q। इसका मतलब समझते हो आप, इसका मतलब थोड़ा ध्यान देना। चलो साइन B बराबर साइन Q है या नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखना साइन के बाद क्या लिखा हुआ है, बेसिकली B लिखा हुआ है। साइन क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात, और त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद में जो भी लिखा रहता है वो बेसिकली कोण होता है। और वो जो कोण होता है वो कभी भी 90 डिग्री का कोण नहीं होता, वो सदैव कितने डिग्री का कोण होता है आपका, वो 90 से कम का कोण होता है। हाँ, उसी प्रकार से ये भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, बेसिकली आपका Q लिखा हुआ है। मतलब Q क्या है, आपका यहाँ पर एक कोण है। और कोण जो त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद में लिखा होता है वो कभी भी 90 डिग्री नहीं होता, वो हमेशा न्यून कोण होता है। मतलब यहां से एक बात तो स्पष्ट है कि जो आपका B है और Q है वो कभी भी 90 डिग्री नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि साइन त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद में जो भी कोण होता है वो कभी भी 90 डिग्री नहीं होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि B और Q कभी भी 90 डिग्री नहीं हो सकते। मतलब आप यहां पर B नाम नहीं दे सकते हैं और यहां पर Q नाम नहीं दे सकते, क्योंकि यदि आपने ऐसा किया तो यहां पर कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री का। यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल। और क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, साइन B और साइन Q दे रखा है। मतलब जो आपके B और Q होंगे वो कभी भी 90 डिग्री नहीं हो सकते। मतलब यहाँ पर हम B और यहाँ पर हम Q नाम तो दे ही नहीं सकते। आपकी मर्जी है, B को आप यहाँ नाम देना चाहते हो यहाँ पर दे दीजिए, आप Q को यहाँ पर नाम देना चाहते हो यहाँ पर दे दीजिए। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि जहां पर 90 डिग्री बन रहा है वहां पर B और Q नाम दे दे। और ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर साइन B साइन Q दिया है और B और Q कभी भी 90 डिग्री नहीं हो सकते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप B और Q को यहाँ पर नाम नहीं दे सकते हो। तो मैंने B को यहाँ नाम दे दिया, Q को यहाँ नाम दे दिया। हाँ, अब बेसिकली अब ACPR के बारे में कुछ हिंट है, बेसिकली क्वेश्चन में नहीं है, हमारी मर्जी। हम क्या कर लेते, बेसिकली यहाँ पर हम A नाम दे देते, यहाँ पर हम C नाम दे देते हैं, यहाँ पर हम P नाम दे देते, यहाँ पर हम बेसिकली कौन सा नाम दे देते, R नाम दे देते। हाँ, तो इस प्रकार से हमने त्रिभुज ABC बना लिए और त्रिभुज PQR बना लिए। बात समझ में आई, हमने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया, हम चाहे तो कर सकते थे, यहाँ पर B नाम देते, यहाँ पर C, यहाँ पर A, यहाँ पर P, यहाँ पर Q, यहाँ पर R, लेकिन वो गलत हो जाता क्योंकि क्वेश्चन ने हमें साफ साफ बोला कि B और Q 90 डिग्री नहीं हो सकते हैं। हाँ, इसलिए हमने B और Q को ऐसा स्थान दिए जहां पर वो 90 डिग्री का एंगल नहीं बना सके। बाकी तो फिर A और C PR के बारे में कुछ नहीं दिया था, तो हमने इस प्रकार से उसका कर लिए। हाँ, अब ये हमने बना ली त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि साइन B बराबर साइन Q है। क्या है, साइन B बराबर साइन Q है। हाँ, अब सबसे पहले आपको साइन B की वैल्यू चाहिए और आपके साइन Q की वैल्यू चाहिए। हाँ,
तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, हम वैल्यू निकाल लेते हैं आपके साइन बी की। देखिए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली आपका लंब बटे कर्ण। मैंने आपको कहा था कि फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। हाँ, तो साइन बी बराबर क्या होता है, बेसिकली लंब बटे कर्ण। हाँ, अब ये सब क्या है आपके पास, दोनों त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी, अब त्रिभुज पीक्यूआर। हाँ, इसमें भी लंब होगा, आधार होगा, कर्ण होगा, इसमें भी लंब होगा, आधार होगा, कर्ण होगा। अब इसका निर्धारण कैसे किया जाए। हाँ, अब यहाँ पर साइन भी दिया है तो हम लंब इस त्रिभुज का ले या इस त्रिभुज का ले, कर्ण हम इस त्रिभुज का ले या इस त्रिभुज का ले। देखिए पूरा निर्धारण करना है आपको, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा है इसके बाद जो एंगल लिखा है उसके आधार पर। हाँ, लंब और कर्ण का जो निर्धारण होता है वो त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद जो कोण लिखा होता है उसके आधार पर होता है। हाँ, तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद में बी लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, तो बताइए बी कहाँ पर है। ऑब्वियस सी बात है बी इस त्रिभुज में दिखेगा, त्रिभुज एबीसी में, तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पर क्या बनेगा आपका, इस प्रकार से कोण बनेगा। हाँ, त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद में जो भी होता है बेसिकली उसी के आधार पर लंब आधार कर्ण का निर्धारण होता है। और बी एक कोण होता है जो कि न्यून कोण होता है, 90 डिग्री नहीं होता है, उससे कम होता है। हाँ, तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या बना लेंगे, यहाँ पर हम इस प्रकार का कोण बना लेंगे। हाँ, और अब हम करेंगे लंब आधार कर्ण का निर्धारण। हाँ, तो बेसिकली ये जो न्यून कोण होता है इसके सामने वाली भुजा सदैव क्या होती है, बेसिकली आपका लंब होती है। क्या होती है, बेसिकली आपका लंब होती है, तो लंब हमने यहाँ नाम दे दिए। अब ये जो 90 डिग्री वाली भुजा होती है इसके 90 डिग्री वाला जो एंगल होता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो बेसिकली क्या होती है, आपका कर्ण होती है। क्या होती है, बेसिकली कर्ण होती है। और लंब पता चल गया, कर्ण पता चल गया, ये क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका आधार हो जाएगा। हाँ, तो हमने इस बी की सहायता से लंब आधार और कर्ण का निर्धारण कर लिए। हाँ, अब यहाँ से बताइए लंब की वैल्यू क्या है, लंब की वैल्यू है बेसिकली ए सी। हाँ, इसका मान हमें नहीं पता है अभी, लेकिन लंब क्या है आपका AC है। देखिए A से AC, तो यहाँ पर लंब के स्थान पे AC लिख देते। यदि मैं कर्ण की बात करूँ तो कर्ण क्या है आपका, कर्ण है आपका BC। कर्ण क्या है आपका, देख सकते हैं आप BC है, तो इस कर्ण के स्थान पे मैं क्या लिख देता हूँ, BC लिख देता हूँ। हाँ, तो साइन B की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, AC अपॉन BC। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बेसिकली AC अपॉन BC लिख देंगे, इज इक्वल टू। हाँ, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन क्यू की वैल्यू चाहिए। देखिए साइन बी निकालो या साइन क्यू निकालो, यदि आपका साइन है इसका मतलब फॉर्मूला तो लंब बटे कर्ण ही होने वाला है। बस हमें इस बी के स्थान पे क्या करना पड़ेगा, क्यू करना पड़ेगा। हाँ, अब हमें साइन क्यू के लिए लंब और कर्ण चाहिए। अब क्या हम लंब और कर्ण इस त्रिभुज से ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया हमेशा जो लंब कर्ण या आधार रहता है उसका निर्धारण जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उसके बाद जो कोण लिखा होता है उसके आधार पे करते हैं। हाँ, अभी इस त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद में कौन सा कोण लिखा है आपका, कोण क्यू लिखा है। और कोण क्यू त्रिभुज ए बी सेम है त्रिभुज पी क्यू आर में, ऑब्वियस बात है त्रिभुज पी क्यू आर में है। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या बना लेंगे, इस प्रकार से आपका एक कोण बना लेंगे। हाँ, तो बेसिकली साइन क्यू निकालने के लिए हमें किस त्रिभुज पे ध्यान देना पड़ेगा, हमें ध्यान देना पड़ेगा त्रिभुज पी क्यू आर में। त्रिभुज एबीसी पे क्यों नहीं, क्योंकि त्रिभुज एबीसी में आपका कोण क्यू नहीं बन रहा है, कोण क्यू आपका त्रिभुज पी क्यू आर में बन रहा है। हाँ, इसलिए बेसिकली हम क्या करेंगे, लंब आधार कर्ण का जो लेंगे वो त्रिभुज पी क्यू आर से लेंगे। हाँ, और इस न्यून कोण के सामने वाली जो भी भुजा रहती है वो बेसिकली क्या कहलाती है, आपका लंब कहलाती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, हमेशा कर्ण कहलाती है। ये लंब है, ये कर्ण है, तो एक वैल्यू बच गई, वो बेसिकली क्या हो जाएगी, आपका आधार हो जाएगी। तो हमने किसका निर्धारण कर लिए, लंब आधार कर्ण का निर्धारण कर लिए। हमेशा याद रखना लंब आधार कर्ण वही लेना जो इस त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद में एंगल लिखा हुआ है। हाँ, एंगल के आधार पर ही आप लंब आधार कर्ण का निर्धारण करते हैं। हाँ, तो यदि मैं बात करूं इस त्रिभुज पी क्यू आर में साइन क्यू निकालने के लिए लंब की, तो लंब क्या है आपका, देख सकते हो लंब है आपका पी आर। लंब बेसिकली क्या है आपका, पी आर है, लंब है पी आर। और यदि मैं कर्ण की बात करूं तो कर्ण क्या है आपका, बेसिकली क्यू आर है। तो यहां से साइन क्यू की वैल्यू कितनी निकल गई, पी आर अपॉन क्यू आर। अब इस वैल्यू को उठा के यहां पर क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। हाँ, तो बेसिकली
पी आर अपॉन क्यू आर, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। हाँ, तो साइन बी की वैल्यू निकली थी ए सी अपॉन बी सी, साइन क्यू की वैल्यू निकली थी पी आर अपॉन क्यू आर। हमें साइन बी और साइन क्यू को बराबर दिखाना था, तो हमने इनकी वैल्यू रख के इन्हें भी क्या कर दी, बराबर दिखा दिए। देखिए ए सी बराबर बी सी किसके बराबर है, पी आर अपॉन क्यू आर के बराबर है आपका। हाँ, अब देखिए साइन बी व साइन क्यू दिया था, तो साइन बी की वैल्यू निकाले, साइन क्यू की वैल्यू निकालिए। उसके बाद आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कोण बी बराबर कोण क्यू है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, वो भी इसकी सहायता से अब आपको सिद्ध करना है। अब वो कैसे करेंगे, तो उसको यदि सिद्ध करना है तो आप क्या कीजिए, ये जो आपका ए सी अपॉन बी सी है और जो पी आर अपॉन क्यू आर है, इसको आप किसके बराबर मान लीजिए, के के बराबर मान लीजिए। यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर के बराबर मान लेना है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसकी सहायता से कोण बी बराबर कोण क्यू करना है, कोण बी और कोण क्यू को बराबर करना है, तो उसके लिए मुझे इन दोनों के बराबर के को मानना पड़ेगा। हाँ, अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम और एक चीज करते हैं, ये जो पी आर है उसको मैं बी सी के स्थान पे ला देता हूँ और ये जो बी सी है उसको मैं पी आर के स्थान पे ला देता हूँ। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ए सी अपॉन पी आर कर देता हूँ और आपका बी सी अपॉन क्यू आर कर देता हूँ, और इनको मैंने किसके बराबर माना था, के बराबर माना था, तो मैं इस प्रकार से कर देता हूँ। मैंने क्या किया हूँ, बस इस पी आर को यहाँ पर ला दिया, देख सकते हो, और इस बी सी को मैंने यहाँ पर लग दिया, दे सकते हो। बाकी ए सी भी जैसा का वैसा है और आपका क्यू आर भी जैसा का वैसा है। अब देखिए ए सी अपॉन पी आर वो बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर है, और जो बी सी अपॉन क्यू आर है वो के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा कि आपका ए सी अपॉन पी आर भी के बराबर है और बी सी अपॉन क्यू आर भी के बराबर है। देखो यदि ए किसके बराबर है, बी के बराबर है। हाँ, और यदि b किसके बराबर है, c के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि आपका a b किसके बराबर होगा, c के बराबर होगा। यदि a b के बराबर है, b c के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि a c के बराबर है। वैसे ही a c अपॉन पी आर बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर है, और बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर है। तो a c अपॉन पी आर के बराबर होगा। ऐसी बात समझ में आती है। हाँ, तो यहाँ पर हम वो चीज को लिख देते हैं जो यहाँ से हमें क्या आई है, बेसिकली समझ में आई है। हाँ, यहाँ से हमें क्या बात समझ में आई, यहाँ से हमें समझ में आई है कि जो ए सी अपॉन पी आर है, हाँ ए सी अपॉन पी आर है वो किसके बराबर है, बेसिकली के बराबर है। और हमें क्या बात समझ में आई है, यहाँ से हमें बात समझ में आई कि जो बी सी अपॉन क्यू आर है वो तो दिख ही रहा है आपको सीधे सीधे के बराबर है। यदि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। इतनी बात आती है समझ में। अब यहां से हम AC की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, बेसिकली PR इस साइड में है और K इस साइड में है। बेसिकली AC की वैल्यू निकालना है तो PR को मुझे इस साइड में भेजना पड़ेगा। PR अभी किस में, भाग में है। जब वो अपना साइड बदलेगा तो किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। जब भी याद रखना, कोई भी अंक या कोई भी बेसिकली संख्या हो, यदि वो अपना साइड बदलती है, हाँ यदि वो अपना क्या करती है, साइड बदलती है, तो यदि वो गुणा में होती है तो भाग में हो जाती है, प्लस में होती है तो माइनस में हो जाती है, माइनस में होती है तो प्लस में हो जाती है, और यदि गुणा में हो तो भाग में आ जाती है। अभी बेसिकली PR अपनी साइड बदल रहा है, वो अभी भाग में है, इस साइड में जाएगा तो किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो यहाँ से AC की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, K इंटू PR निकल जाएगी। बेसिकली कितनी निकल जाएगी, K गुणा PR। हाँ, तो PR इस साइड में था, इस साइड में आएगा तो गुणे में आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ से AC की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी, K गुणा PR। हाँ, उसी प्रकार से यहाँ से भी हमें BC की वैल्यू निकालना है, तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेसिकली K गुणा QR हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, बेसिकली K गुणा QR हो जाएगी। हाँ, यहाँ से भी QR भाग में था, इस साइड में लाएंगे तो जैसे PR गुणे में आ गया उसी प्रकार से QR भी गुणे में आ जाएगा। तो BC की वैल्यू कितनी निकल गई, बेसिकली K गुणा QR यहाँ से निकल गई। हाँ, तो इस प्रकार से हमने किस किस की वैल्यू निकाल ली, उन वैल्यूज को यहाँ पर लिख लेते हैं। हमने निकाल ली AC की वैल्यू जो कि कितनी आई, K इंटू PR आ गई, और हमने वैल्यू निकाल ली BC की जो कि वैल्यू कितनी आ गई आपकी, K इंटू QR हो गई। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ आपको धीरे धीरे पता चलेगा, लेकिन अभी यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि मैंने किया क्या है। जो दिया था साइन B बराबर साइन Q, उससे मैंने वैल्यूज रखा साइन B साइन Q की, और उसे किसके बराबर कर दिया, बेसिकली
दोनों को आपस में बराबर कर दिया और फिर उन दोनों को के बराबर कर दिया। उसके बाद मैंने बेसिकली ए सी की वैल्यू निकाला, बी सी की वैल्यू निकाला। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम आपका कोण बी बराबर कोण क्यू ये प्रूफ कर सके। ओके, तो अब इतना निकलने के बाद आपको करना क्या है? अब हमें बेसिकली ए बी अपॉन क्यू पी की वैल्यू निकालना है, या क्यू पी को आप क्या लिख सकते हैं? पी क्यू बी लिख सकते हैं। बात समझ में आई? अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है? ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू निकालना है। यदि ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू भी किसके बराबर आ गई? बेसिकली के बराबर आ गई। हाँ, तो ये दोनों किसके बराबर है? के बराबर है। ये भी किसके बराबर है? के बराबर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि ए बी अपॉन पी क्यू बी इन दोनों के बराबर है आपका। और यदि ये तीनों आपस में बराबर हो गए तो आपका कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाएगा। बात समझ में आई? तो मैं क्यू ए बी अपॉन पी क्यू को निकाल रहा हूं। ए बी अपॉन पी क्यू को मैं इसलिए निकाल रहा हूं ताकि यदि आपका ए बी अपॉन पी क्यू बी के बराबर आ गया, इसका मतलब ये दोनों के बराबर है, ये भी आपका के बराबर निकल गया, मतलब ये दोनों इसके बराबर हो जाएंगे। और यदि ये दोनों इसके बराबर हो गए मतलब ये तीनों एक दूसरे के बराबर हो गए, और ये तीनों एक दूसरे के बराबर हो गए मतलब कोण बी बराबर कोण क्यू आपका हो जाएगा। हाँ, तो अब हमारा पूरा फोकस होना चाहिए कि ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू के बराबर आ जाए, तभी हम ये सिद्ध कर पाएंगे। हाँ, तो अब ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू यदि हमें निकालना है तो सबसे पहले हमें ए बी की वैल्यू पता होना चाहिए, पी क्यू की वैल्यू पता होना चाहिए, तब वो उनका भाग निकालेंगे और हमारा आंसर शायद के बराबर आ सकता है। हाँ, तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? ए बी की वैल्यू निकालेंगे। अब यहां से हमें, अब बताइए ए बी की वैल्यू कहां से निकलेगी? ये वाले त्रिभुज से निकलेगी या बेसिकली ये वाले त्रिभुज से निकलेगी? आपका आंसर सही है कि जो आपका ए बी की वैल्यू है वो ये वाले त्रिभुज से निकलेगी। हाँ, अब त्रिभुज ABC में आपका AB वास्तव में है क्या? AB है आपका आधार, और आपको इस आधार की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है? आधार की वैल्यू निकालना है। अब बात आती है आधार की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे? क्या आपके पास कर्ण दिया हुआ है? बिल्कुल, कर्ण तो दिया हुआ है BC। क्या आपके पास लंब दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। लंब क्या दिया हुआ है? बेसिकली आपका AC दिया है। आपका आधार की वैल्यू निकालना है, कर्ण लंब की वैल्यू दी हुई है, तो आप किस प्रमेय का उपयोग करेंगे? अब हम प्रयोग करेंगे आपके पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। क्या होता है? बेसिकली कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। हाँ, अब ये वाला पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो देखिए, ये वाले त्रिभुज ABC में आपका कर्ण क्या है? बेसिकली कर्ण आपका BC है। हाँ, तो कर्ण के स्थान पे क्या लिख देंगे? BC। कर्ण का वर्ग है, कर्ण BC है, तो BC का भी क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। अब ये वाले त्रिभुज में देखिए लंब क्या है आपका? बेसिकली AC है। तो AC आ जाएगा लंब के स्थान पे, लंब का वर्ग मतलब AC का क्या हो जाएगा? बेसिकली वर्ग। अब देखिए आधार क्या है आपका? हाँ, आधार क्या है आपका? AB है। हाँ, तो यहाँ पर हम आधार के स्थान पे क्या लिख देते हैं? AB। AB लिखो या BA लिखो, बात वही होती है। आधार का वर्ग मतलब AB का भी क्या हो जाएगा? बेसिकली वर्ग हो जाएगा। बस हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाए और उनकी वैल्यू निकाले हैं। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए? यहाँ से AB की वैल्यू चाहिए, मतलब आधार की वैल्यू चाहिए। हाँ, तो यहाँ से हमें AB की वैल्यू चाहिए। तो AB की वैल्यू निकालने से पहले हमें AB के वर्ग की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और AB के वर्ग की वैल्यू निकालने के लिए हमें AC के वर्ग को इधर भेजना पड़ेगा। हाँ, तो देखिए ये BC का वर्ग को हम जैसा का वैसा रख देते हैं। अब ये वाला AC का वर्ग जब इस साइड में आएगा, मैंने हमेशा कहा है कि यदि कोई भी संख्या, कोई भी अंक अपनी साइड बदलता है तो यदि वो प्लस में होता है तो माइनस में हो जाता है, माइनस में होता है तो प्लस में हो जाता है। हाँ, तो AC का वर्ग इस वाली साइड से इस वाली साइड आने में साइड बदल रहा है। अभी AC का वर्ग इस साइड में प्लस में है, इस साइड में आएगा तो बेसिकली किस में हो जाएगा? माइनस में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस का AC का वर्ग था, इस साइड में आएगा तो माइनस का AC का वर्ग हो जाएगा। हाँ, और ये इज इक्वल टू में ये AB का वर्ग तो आपका जैसा का वैसा बचा रहेगा। हाँ, बस हमने AC के वर्ग को इधर किए, AB का वर्ग इधर जैसा का वैसा है। अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालना है? यहाँ से हमें AB की वैल्यू निकालना है या AB के वर्ग की वैल्यू निकालना है? हाँ, तो यहाँ से हमें बेसिकली AB की वैल्यू निकालना है, देख सकते हो आप। तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों पक्षों का वर्गमूल, हम इसका भी वर्गमूल ले लेंगे और इसका भी वर्गमूल ले लेंगे। अब हमने ऐसा क्यों किए? क्योंकि आपके वर्ग से वर्गमूल बेसिकली कैंसिल हो जाता है। हाँ, तो यहाँ से ये वाले वर्ग से ये वाला वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा आपका AB, और इधर क्या बच जाएगा आपका? BC का वर्ग माइनस
ए सी का वर्ग। हाँ, तो यहाँ से आपके ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी सी का वर्ग माइनस ए सी का वर्ग। अब बात ये आती है कि जैसे आपने ये वाले वर्ग से ये वाला वर्गमूल कैंसिल की, वैसे आप यहाँ पर भी कर दीजिए, ये वाले वर्ग से ये वाला वर्गमूल कैंसिल कर दीजिए, ये वाले वर्ग से ये वाला वर्गमूल कैंसिल कर दीजिए। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ऐसा तभी कर सकते हो जब ऐसा ना होकर ऐसा होता, बी सी माइनस ए सी का वर्ग, ऐसा। यदि ऐसा होता तो यहाँ ये वाले वर्ग से ये वाला वर्गमूल कैंसिल हो जाता, लेकिन क्या अभी ऐसा है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर आप ए सी का वर्ग ही रखेंगे और यहाँ पर आप बी सी का वर्ग ही रखेंगे। हाँ, हमेशा याद रखना कि यदि कोष्ठक लगा हो और उसके ऊपर वर्ग हो तो उस वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो सकता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये वाले वर्ग से ये वाला वर्गमूल कैंसिल कर दे, ये वाले वर्ग से ये वाला वर्गमूल कैंसिल कर दे। ओके, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, वर्गमूल बी सी वर्ग माइनस ए सी का वर्ग। ओके, तो यहाँ पर हम रख देते हैं ए बी के स्थान पे इसकी वैल्यू क्या निकल जाएगी, बेसिकली आपकी बी सी का वर्ग माइनस ए सी का वर्ग। कितनी निकल जाएगी, बी सी का वर्ग माइनस ए सी का वर्ग। निकाले हमने ए बी की वैल्यू, बी सी का वर्ग माइनस ए सी का वर्ग। और किससे निकाले, बेसिकली ए बी की वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय से। अब उसी प्रकार से हमें किसकी वैल्यू निकालना है, पी क्यू निकालना है। अब पी क्यू की वैल्यू निकालने के लिए हम इस त्रिभुज का सहारा लेंगे। इस त्रिभुज का सहारा ऑब्वियस सी बात है, इस त्रिभुज का सहारा लेंगे क्योंकि इस त्रिभुज में आपका पी क्यू है। अब पी क्यू क्या है, बेसिकली आपका आधार है। हाँ, तो हमें यदि आधार की वैल्यू निकालना है तो हम किस प्रमेय का उपयोग करते हैं, हम उपयोग करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, बेसिकली लिख लेते हैं यहाँ पर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय। हाँ, अब इस पाइथागोरस प्रमेय को हम इस त्रिभुज में अप्लाई करेंगे। हाँ, तो इस त्रिभुज में बेसिकली आपका कर्ण क्या है, कर्ण है आपका क्यू आर। बेसिकली देख सकते हो कर्ण क्या है आपका क्यू आर, तो कर्ण का वर्ग है मतलब क्यू आर का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद इस त्रिभुज में आपका बेसिकली लंब क्या है, लंब है आपका पी आर, लंब का वर्ग है मतलब इस लंब पी आर का भी क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका वर्ग हो जाएगा। धन इस त्रिभुज में आधार क्या है, बेसिकली आपका आधार है आपका क्यू पी। तो क्यू पी कहो या पी क्यू कहो, बात वही है। हाँ, तो आधार का वर्ग है मतलब आधार पी क्यू है, तो पी क्यू का भी क्या हो जाएगा, बेसिकली वर्ग हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ से हमने इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये वाली वैल्यूज को निकाल ली। अब बेसिकली हमें बताइए किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो वैल्यू चाहिए पी क्यू की, मतलब आधार की वैल्यू चाहिए। तो यदि हमें पी क्यू की वैल्यू चाहिए तो हमें सबसे पहले पी क्यू वर्ग की वैल्यू निकालना पड़ेगा, और पी क्यू वर्ग की वैल्यू निकालने के लिए इस पी आर के वर्ग को इधर भेजना पड़ेगा। तो ये अभी प्लस का पी आर का वर्ग है, जब वो इस साइड में आएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस के पी आर के वर्ग में आ जाएगा। बात समझ में आई, जब भी कोई राशि अपना बेसिकली साइड बदलती है तो यदि प्लस में रहती तो माइनस में आ जाती, माइनस में रहती तो प्लस में। मैंने समझा दी अच्छे से। हाँ, तो यहाँ से आपके पी क्यू के वर्ग की वैल्यू कितनी निकल गई, बेसिकली क्यू आर का वर्ग माइनस पी आर का वर्ग निकल गई। अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालना है, पी क्यू की वैल्यू निकालना है। और यदि हमें पी क्यू की वैल्यू निकालना है तो हमें दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, बेसिकली वर्गमूल करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं इस पक्ष का भी वर्गमूल कर देता हूँ और आपके इस पक्ष का भी वर्गमूल कर देता हूँ। मुझे पी क्यू की वैल्यू चाहिए, पी क्यू के वर्ग की नहीं, इसलिए मैं दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दिया, क्योंकि आपके वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है। तो फाइनली यहाँ से पी क्यू की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, पी क्यू की वैल्यू निकल जाएगी आपके क्यू आर का वर्ग माइनस पी आर का वर्ग। हाँ, तो आपके पी क्यू की वैल्यू कितनी निकल गई, क्यू आर का वर्ग माइनस पी आर का वर्ग। अब इस वैल्यू को उठाकर हम कहाँ पर रख देते हैं, बेसिकली इस पी क्यू के सामने रख देते हैं। हाँ, तो पी क्यू के सामने कौन सी वैल्यू रख देंगे, बेसिकली क्यू आर का वर्ग माइनस पी आर का वर्ग। बात समझ में आई, ए बी की वैल्यू निकाले जो कि इतनी थी तो ए बी के सामने लिख दिए, पी क्यू की वैल्यू निकाले जो कि इतनी थी तो हमने किसके सामने लिख दिए, पी क्यू के सामने लिख दिए। अब हमने बेसिकली ए बी और पी क्यू की वैल्यू निकाले, तो ए बी अपॉन पी क्यू निकालना था तो मैंने दिस अपॉन दिस कर दिया। अब हमें इसकी वैल्यू को के बराबर करना है, तभी ये हो पाएगा और तभी ये सिद्ध कर पाएंगे। हाँ, तो यहाँ से क्या हमें AC और BC की वैल्यू पता है, क्या हमें इस AC और BC की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है। क्या दी हुई आपके AC की वैल्यू भी है और BC की वैल्यू है। अब आपको समझ में आया मैंने AC और BC की वैल्यू क्यों निकाला, मैंने इसलिए निकाला ताकि मैं यहाँ पर रख सकूँ। तो यहाँ पर हम वैल्यूज रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, बेसिकली AB अपॉन
पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा यहाँ से देखिए। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले बी सी की वैल्यू रखेंगे। हाँ, बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, के इंटू क्यू आर दे रखी है। बी सी का वर्ग है, बी सी की वैल्यू के इंटू क्यू आर है, तो यहाँ पर के इंटू क्यू आर का भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ओके, माइनस यहाँ पर ए सी का वर्ग है। उससे पहले देखिए ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू है बेसिकली आपका के इंटू पी आर है। तो यदि ए सी का वर्ग है, ए सी का मान के इंटू पी आर है, तो यहाँ पर के इंटू पी आर का भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। डिवाइड बाय, क्या हमें क्यू आर और पी आर की वैल्यू पता है, क्यू आर पी आर की वैल्यू पता है, बिल्कुल नहीं पता, तो सीधे सीधे यहाँ पर लिख दो क्यू आर का वर्ग माइनस पी आर का वर्ग। देखिए ए सी और बी सी की वैल्यू मैंने इसी काम के लिए निकाला था ताकि मैं ये वाला काम अच्छे से कर सकूं। अब ए सी और बी सी का जो काम था वो तो मैंने कर दिया। ए सी का काम था के इंटू पी आर रखना, तो मैंने ए सी के स्थान पे के इंटू पी आर रख दिया। ए सी का वर्ग है तो इसका भी वर्ग आ गया। बी सी का काम था के इंटू क्यू आर रखना, तो मैंने बी सी के स्थान पे के इंटू क्यू आर रख दिया। बी सी का वर्ग है मतलब के इंटू क्यू आर का भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब इस ए सी और बी सी की वैल्यूज को मिटा देते हैं। अब समझ में आया मैंने इन वैल्यूज को क्यों लिख कर रखा था। हाँ, अब देखिए अब इनमें से आगे सॉल्व करते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ आपका, अंडर रूट ऑफ के इंटू क्यू आर का वर्ग है। इसका मतलब ये हुआ कि के का भी वर्ग, के का भी वर्ग है और आपके क्यू आर का भी वर्ग है। के इंटू क्यू आर का वर्ग है, इसका मतलब ये होता है कि के का भी वर्ग है और आपके क्यू आर का भी वर्ग है, माइनस के इंटू पी आर का वर्ग। इसका मतलब क्या होता है कि आपका के का भी वर्ग है और आपके पी आर का भी वर्ग है। हाँ, के इंटू पी आर का वर्ग का मतलब होता है कि आपका के का भी वर्ग है और पी आर का भी बेसिकली वर्ग है। और नीचे क्या चल रहा है, बेसिकली क्यू आर का वर्ग माइनस पी आर का वर्ग। इतनी बात समझ में आई। बस मैंने इसे क्या किया, बेसिकली सॉल्व किया हूँ। हाँ, अब इसे हम और आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब देखना ऊपर में से देखना ध्यान से। देखो नीचे वाले को मैं जैसा का वैसा उतार देता हूँ। हाँ, नीचे वाले को छेड़छाड़ नहीं करना है। क्यू आर का वर्ग माइनस पी आर का वर्ग। हाँ, अब हम ऊपर देखते हैं। ऊपर देखना, यहाँ पर भी के का वर्ग क्यू आर का वर्ग है, यहाँ पर भी के का वर्ग है पी आर का वर्ग है। तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों पक्षों में से, मतलब दोनों पक्षों में से नहीं, यहाँ से भी और यहाँ से भी के का वर्ग को कॉमन ले लेते। तो अंदर क्या बच जाएगा, बेसिकली क्यू आर का वर्ग बच जाएगा माइनस पी आर का वर्ग बच जाएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, आपको कॉन्सेप्चुअल तरीके से इसे समझना पड़ेगा और इसे बार बार सॉल्व करके देखना होगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, बेसिकली यहाँ पर भी के का वर्ग था, यहाँ पर भी के का वर्ग था, दोनों से हमने के वर्ग को बाहर ले लिए। तो के का वर्ग बाहर आ गया और अंदर क्या बच जाएगा, क्यू आर का वर्ग माइनस पी आर का बेसिकली वर्ग बच जाएगा। हाँ, अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे। हाँ, अब देखिए नीचे वाला तो जैसा का वैसा ही रहेगा। हाँ, नीचे वाले में कोई बदलाव नहीं होगा। अब क्या होगा, बेसिकली देखो जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक बात समझाता हूँ। जैसे कि आपका वर्गमूल एम एन लिखा है, बेसिकली क्या लिखा है, वर्गमूल एम एन लिखा है। इसका मतलब जानते हो क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपका वर्गमूल एम है और आपका वर्गमूल एन है। देखिए छोटे छोटे बेसिक है जो कि आपको पता होना चाहिए। वर्गमूल एम एन का मतलब होता है कि वर्गमूल एम है और वर्गमूल एन है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए वर्गमूल के का वर्ग क्यू आर का वर्ग माइनस पी आर का वर्ग। इसका मतलब क्या होगा कि वर्गमूल के का वर्ग और वर्गमूल क्यू आर का वर्ग माइनस पी आर का वर्ग। बात समझ में? जैसे वर्गमूल एम एन का मतलब क्या होता है, वर्गमूल एम है और वर्गमूल एन है। उसी प्रकार से वर्गमूल के का वर्ग, एम के स्थान पे के का वर्ग और क्यू आर का वर्ग माइनस पी आर का वर्ग। देखिए एन के स्थान पे क्यू आर का वर्ग माइनस पी आर का वर्ग है। तो जैसे वर्गमूल एम एन वर्गमूल एन होता है, उसी प्रकार से वर्गमूल के का वर्ग क्यू आर का वर्ग माइनस पी आर का वर्ग हो जाएगा वर्गमूल के का वर्ग इंटू वर्गमूल क्यू आर का वर्ग माइनस पी आर का वर्ग। हाँ, अब देखिए क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चीज कैंसिल हो रही है। देखिए ये भी वर्गमूल का क्यू आर का वर्ग माइनस पी आर का वर्ग है, ये भी आपका वर्गमूल क्यू आर का वर्ग माइनस पी आर का वर्ग। आप बोलेंगे यहाँ पर कोष्टक, यहाँ पर नहीं है, कुछ नहीं होता, कोष्टक को हम हटा देते हैं। हाँ, अब देखिए ये वैल्यूज क्या आपस में समान है, तो जैसे 4/4 रहता है तो कैंसिल कर देते हो, आंसर 1 आ जाता है। उसी प्रकार से ये वाली वैल्यू भी इस वाली वैल्यू के समान है, दो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया,
ये 2 भी ज़्यादा ही बड़ा हो गया। हाँ, तो ये वाली वैल्यू के समान है, तो इससे बेसिकली ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। हाँ, और आपका क्या बचेगा, केवल अंडर रूट ऑफ के का वर्ग। यहाँ से भी और एक चीज हो सकती है कि आपके इस वर्ग से ये वाला वर्गमूल आपका क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। हाँ, तो यहाँ पर केवल आपका क्या बच जाएगा, के बच जाएगा, और इससे ये कैंसिल हुआ तो केवल क्या बचेगा आपका 1 बचेगा। 1 क्यों बचेगा यहाँ पर, क्योंकि जैसे 4 और 4 आपस में समान होते हैं, आपस में भाग में है, तो इससे कैंसिल करते हैं तो 1 आता है। उसी प्रकार से ये और ये समान थे, आपस में भाग थे, कैंसिल करूंगा तो बेसिकली आपका 1 बचेगा। और यहाँ पर के कैसे आया, ये वाले वर्ग से ये वाला वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ के बचेगा। अब के इंटू 1 किसके बराबर होता है, बेसिकली आपके के बराबर होता है। तो यहाँ से फाइनली ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू किसके बराबर आ गई, आपकी के बराबर आ गई। और यही तो करना था हमें, ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू को के बराबर करना था। हाँ, अब बेसिकली ए सी अपॉन पी आर और बी सी अपॉन क्यू आर आपस में बराबर थे, मैंने इन दोनों को के बराबर किया और फिर मैंने किसकी वैल्यू निकाला, ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू निकाला। और ये जो वैल्यू थी ए बी अपॉन पी क्यू, ये भी के बराबर थी। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि ए सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन क्यू आर आपस में बराबर है और ये दोनों के बराबर है, और बेसिकली आपका ए बी अपॉन पी क्यू भी के बराबर आ गया है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ए बी अपॉन पी क्यू किस के बराबर हो गया, आपके ए सी अपॉन पी आर और बेसिकली बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर हो गया, और ये दोनों किसके बराबर है, के बराबर। ऑब्वियस सी बात है। और यदि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर बराबर बी सी अपॉन क्यू आर है, इसका मतलब हो जाएगा कि कोण बी बराबर कोण क्यू। और बेसिकली यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। हाँ, हमेशा याद रखना, यदि आपको किन्हीं दो कोण को बराबर दिखाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली थोड़ा ध्यान देना। ए बी क्या है आपकी, ये वाली भुजा है, पी क्यू आपकी कौन सी भुजा है, ये वाली भुजा है। देखना, इन दो भुजाओं का अनुपात ए सी अपॉन पी आर के बराबर है, और ए सी क्या है आपका, ये वाली भुजा, और पी आर क्या है आपकी, ये वाली भुजा। हाँ, और जो आपका ए सी अपॉन पी आर है वो किसके बराबर है, बी सी अपॉन क्यू आर। बी सी क्या है आपका, ये है, और आपका क्यू आर क्या है, बेसिकली ये वाली भुजा है। हाँ, तो बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर है, मतलब ये वाली भुजा के संगत ये वाली भुजा। देखो, बी ए के संगत क्यू पी है, बी ए या ए बी के संगत पी क्यू है, ए सी के संगत क्या है आपका, पी आर है, ए सी के संगत पी आर है, बी सी के संगत क्या है आपका, क्यू आर है, बी सी के संगत क्यू आर है। मतलब यदि संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है तो उनके कोण भी आपस में बराबर होते हैं। इसी चीज को यहाँ पर आपको काम में लाना था। आपको कोण भी बराबर, कोण क्यों करना था, क्वेश्चन ने आपको इन दो भुजाओं का अनुपात बराबर दे रखा था। अब यहाँ पर हमें सोचना था, यदि इन दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है तो कैसे ना कैसे करके यदि हमने इन दोनों भुजाओं का अनुपात जो कि आपस में बराबर है, इन्हें यदि हमने ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर कर दिए तो तीनों संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। और यदि तीनों संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो गया तो आपके कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। हाँ, और इसलिए हमने ऐसा किया। सबसे पहले जो हमें दिया हुआ था साइन हुआ साइन क्यू, उससे हमने इसकी वैल्यू निकाले, उसे हमने के बराबर किए, वहां से हमने ए सी बी सी की वैल्यू निकाले। उसके बाद हमने ए बी पी क्यू की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले ए बी और पी क्यू की वैल्यू निकाले पाइथागोरस प्रमेय से। उसके बाद ए बी और पी क्यू के हमने मान को रखे, देख सकते हो आप, सॉल्व किया, बी सी और ए सी के मान रखे जो कि हमने बेसिकली यहाँ से हमने निकाले थे। उसके बाद हमने पूरा सॉल्व किया तो के बराबर आ गया, मतलब ये दोनों के बराबर हैं, ये भी के बराबर है, मतलब ये तीनों आपस में बराबर होंगे। और जैसे ये तीनों आपस में बराबर हुए तो बेसिकली हमारे कोण भी आपस में बराबर हो गए। देखिए, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन के आने की संभावना भी एग्जाम में बनी रहती है। तो इस क्वेश्चन को बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो वाला क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आ जाएगा।